नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश का पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की, खासतौर से जिस तरीके से बैंक फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा, देश में डिजिटाइजेशन जिस तरीके से बढ़ रहा, डिजिटल बैंकिंग की प्रवृत्ति बढ़ रही, लोगों में बहुत ज़्यादा आजकल डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ फ्रॉड भी बढ़ रहा। बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग, नौकरशाह, रिटायर्ड, वो लोग इस फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही बैंक कंसोलिडेशन जो कि सरकार जो है 4 बड़े बैंक बनाना चाहती है, इसे लेकर और जो बैंकिंग में जो लगातार लोगों की जो वैकेंसीज है वो घट रही है। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर लार्जली आज हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं आज पॉडकास्ट में चर्चा करने के लिए। अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं और जो कि आपको बता दें बैंक ऑफिसर्स जो यूनियन था उनके जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। वॉइस ऑफ बैंकिंग अपना एक प्लेटफॉर्म वो चलाते हैं जिसमें वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर तमाम तरह की बातों से लोगों को अवेयर करते हैं क्या चल रहा बैंकिंग सेक्टर में। और इन्हीं मुद्दों पे आज हम अश्विनी राणा जी से चर्चा करेंगे। तो सर, द फेडरल देश में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। तो सर, चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक फ्रॉड। इन दिनों अभी देखिए एक पंजाब में एक मामला आया और उन्होंने खुद को गोली भी मार ली। 8 करोड़ की उनको शपथ लगी। ये बैंक फ्रॉड बढ़ता जा रहा है और इस पे सर क्यों नहीं शिकंजा बैंक कस पा रहे हैं? कहाँ दिक्कत आ रही है? स्कैमस्टर्स जो हैं वो बैंक अपना खाता खोल लेते हैं, बाकियों को खाता खोलने में दिक्कत होती है। ये क्या चल रहा है सर बैंकिंग सेक्टर में? सबसे पहले तो आपके फेडरल के व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो फ्रॉड है, फ्रॉड एक्चुअली कई तरह के हैं। वैसे मतलब एक ऑनलाइन आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, एक डिजिटल फ्रॉड हो जाता है, एक जो लोग पैसा लोन लेके और वापस नहीं करते उसको भी फ्रॉड के कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब बात आप कर रहे हैं वो आज सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है डिजिटल फ्रॉड। और उसके अंदर जो है आज सब पढ़े लिखे ही लोग उसके अंदर फंस रहे हैं। आरबीआई, बैंकों द्वारा और हमारे जैसे लोगों द्वारा बार बार अवेयरनेस फैलाने के बाद भी लोग उसका शिकार हो रहे हैं। क्यों, ये समझ नहीं आती। जबकि इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। यानी कोई अगर आपको फ़ोन करके ये कह रहा है कि भाई मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, मैं ईडी से बोल रहा हूँ, और यूनिफॉर्म में या कुछ भी आपको गलत बता रहा है, तो जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि भाई मेरा कोई ऐसा लेना देना, तो आप उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। अभी मैं एक छोटा सा, मेरे को एक फ़ोन आया कोई ऐसे ही, तो उसको कि भाई आपका जो है इसका गैस का कनेक्शन कट जाएगा, नहीं तो आप। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा भाई क्या है? कह रहा नहीं। मैंने कहा तुम बकवास मत करो, तुम्हारा नंबर मैं पुलिस को दे रहा हूँ। नहीं, नंबर मत देना, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। यानी लोग चीज़ों को समझना चाहिए। एक फ्रॉड है कि जहाँ हम लालच में फंसते हैं सोशल मीडिया पे किसी भी लिंक को सस्ता खरीदने के। एक है कि भाई हम डिजिटल अरेस्ट, जो आज एक वो अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो आपके माइंड को जो है अटैक करते हैं कि आपको इस तरह से कवर कर लेते हैं कि भाई आप उनके जाल में फंस जाते हैं और जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को वो आगे फॉलो किए जाते हैं। और वो जो लोग जो कि घर से पैसा निकाल के बैंकों से। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, एक अच्छी बात अभी आनी शुरू हुई है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ बैंकों के ऑफिसर्स की अवेयरनेस के कारण ऐसे फ्रॉड रुक भी रहे हैं। अभी एक फ्रॉड जो है लखनऊ में 13 करोड़ रुपए उस लेडी का बचाया, क्योंकि जब वो करवाने गई एफडी कैश, तो ऑफिसर ने कहा भी क्या बात है? कहने नहीं, मेरे को बेटे के लिए ज़रूरत है। लेकिन वो समझ गई कि भाई सडनली ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने उसको, टाइम लगा उसको, लेकिन उन्होंने उसको बचाया। तो इसलिए जहाँ ग्राहकों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, वहीं जो एम्प्लॉइज़ है बैंक के, उनको भी अवेयर और उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को समझें। लेकिन जो चीज़ सामने आएगी तो उसको समझ लेंगे। ऑनलाइन ही कोई ट्रांसफ़र कर देगा तो वहाँ तो बैंक का कोई रोल ही नहीं आता है। सर, एक अभी हाल फिलहाल में कुछ एक इंस्टेंसेस और हमारे भी संज्ञान में ऐसा आया कि लोग क्या करते हैं कि किसी के खाते में पैसे डाल देते हैं और वो व्यक्ति क्या होता है उसको पता नहीं चलता, बहुत बड़ा अमाउंट होता नहीं, और वो पैसे जैसे आया वो खर्च कर दिया।
फिर वो खुद को उसको अब साबित करना है कि वो डिजिटल फ्रॉड उसने नहीं किया, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट सब लॉक हो जाता है, पुलिस उस तक पहुंचती है। इस तरह के मामले देश में कई आ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए क्या है कि जब भी आपके अकाउंट में पैसा आता है और आपको लगता है कि मनी आपका बिलोंग नहीं है, तो आप अपने बैंक को कह सकते हैं कि भाई दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको वापस कीजिए या कुछ कीजिए। नहीं तो क्या होता है, जब इंक्वायरी शुरू होती है। नहीं सर, कोई व्यक्ति कैसे उसको पता चलेगा कि मेरे खाते में पैसा आया? हर समय वो स्टेटमेंट कैसे जनरेट करेगा? स्टेटमेंट नहीं, आजकल तो एसएमएस अलर्ट आता है, आपके पास क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, आपको उसका मैसेज मिलता है। 100 रुपये से ज़्यादा जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपको एसएमएस के थ्रू मिलती है। तो आपको इमीडिएट बैंक को बताना है कि ये मेरा पैसा नहीं है और इसको आप जो है कहाँ से आया है वापस कर दीजिए, ये मेरा पैसा नहीं है। और दूसरा क्या है कि वो जब इंक्वायरी शुरू होती है किसी फ्रॉड की और वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वो उसको पूरा उसका अकाउंट ही जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। वो चीज़ गलत है। क्या है कि भाई ये पता लग जाता है कि भाई किसी की गलती के कारण आपका पैसा अकाउंट ब्लॉक हो जाए, आपको करना है तो आप उतना अमाउंट जितना उसके अकाउंट में आया है उसको आप ब्लॉक कीजिए। तो ये कोर्ट ने भी कहा है कि आप पूरे पैसे को या पूरे अकाउंट को आप किसी को हैंडीकैप नहीं बना सकते कि उसको ईएमआई देनी है, उसको स्कूल फीस देनी है, तो वो तो मुश्किल में पड़ गया। और जो उसने काम किया ही नहीं उसके लिए कि वाई ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, तो उसके लिए भी अभी बात चल रही है कि जितना उस एंट्री जो आई है उसी को ब्लॉक किया जाए, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो सर एक और प्रश्न ये उठता है कि जो स्कैम करने वाले लोग हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनके नाम जो खाते अलग-अलग, चाहे हम झारखंड की हम बात कर लें, और हरियाणा में बात कर लें, जो कि एक किंग पिन जगह है ये जहाँ पे फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं। तो उनका खाता कैसे खुल जाता है? क्योंकि बिना केवाईसी का तो खाता खुल नहीं सकता। वो कैसे खाता खोल लेते हैं? सामान्य व्यक्ति को इतनी दिक्कतें आती हैं। देखिए, हम बार-बार सरकार से कह रहे हैं कि बैंक फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ आउटसोर्सिंग ठीक नहीं है। आपने बीसी मॉडल शुरू कर दिया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिया। बिल्कुल। छोटी-छोटी जगह पे दुकानों पे पनवाड़ी की किसी भी उसको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिया है। वो क्या करता है, उसको एक मशीन दे दी है, उससे वो जो है आपके बायोमेट्रिक से आपका अकाउंट खोल देता है। अब वो वहाँ एक फ्रॉड होता है। कैसे? एक गरीब आदमी है, आपको पता ही नहीं, आप गए मेरा अकाउंट खोल दो, आपका बायोमेट्रिक हो गया, वो कहेगा नहीं नहीं वो आपका अकाउंट खुला नहीं, कुछ सिस्टम में खराबी है, आप अपने घर चले आए, लेकिन आपका अकाउंट तो खुल गया, आपकी आईडी क्रिएट हो गई और बाद में वो एड्रेस चेंज करके वो पासबुक एटीएम वो अपने पास बुला देता है और उस खाते को भेज देता है। ये तो एक मॉड्यूल हो गया। दूसरा तरीका है, मैं ये कहता हूँ बार बार मैं फ्रॉड के एपिसोड में भी यही कहता हूँ कि फ्रॉड के लिए क्या चाहिए, एक सिम और एक अकाउंट। आप सिम पटरी पे बेच रहे हो तो आप कैसे बचोगे? आपने सिम ले लिया, आप सिक्योर्ड हो गए, आपने उस सिम के आधार पर जो है आपने खाता खोल लिया। भाई खाते में सख्ती के साथ हो ना, आप टारगेट बेस करके अकाउंट खोल लें। भाई एक आदमी का एक आपका एक बैंक में खाता है, पैन नंबर के साथ आपका खाता खुल रहा है, दूसरे बैंक में जब आप खाता खोलने जाएं तो आपको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो पैन नंबर बताए कि भाई इनके इतने इतने अकाउंट है। तो ये जो होड़ मची है बैंकों में और सब आउटसोर्स कर रखा है, प्राइवेट बैंकों के एजेंट अकाउंट खोलते हैं, फोटो कॉपी लगा के, वो थोड़ी है। ऐसे अगर बैंकिंग होगी तो फ्रॉड को कैसे रोकेंगे? सिम बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ मिलना चाहिए, अकाउंट ड्यू डिलिजेंस के साथ। अकाउंट है, ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने इतने सारे जनधन अकाउंट खोल दिए, लेकिन वही खाते जो है वो लोग बेच देते हैं। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो किराए पे दे देता है उसको, या 15,000 20,000 रुपये लेके अकाउंट भेज दिया, पासबुक अपना एटीएम उसको दे दिया, ऑपरेट वो कर रहा है, उसने 2-4 एंट्री उसमें फ्रॉड करने वाले ने की, फंस गए आप। तो ऐसे अगर होगा बैंकिंग तो कैसे फ्रॉड को रोकेंगे आप? तो सर समाधान क्या है फिर? समाधान यही है, बैंकों में आउटसोर्सिंग बंद हो, प्रॉपर स्टाफिंग हो, लोग ड्यू डिलिजेंस के साथ अकाउंट खोलें, ड्यू डिलिजेंस के साथ सिम दी जाए, और ये जो अभी आधार भी मार्केट में बिक रहे हैं ना, बन जाते हैं, लोग लेके घूम रहे हैं, इतना पैसा तो जब तक ये चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करोगे ठीक नहीं हो सकता।
तो सर आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को लेकर। तो अब मैं सवाल सर आता हूँ, बैंकों में जिस तरीके से स्टाफ की कमी है और जब से बैंकिंग कंसोलिडेशन हमने सर देखा, कहाँ 28 बैंक होते थे, घट के 12 बैंक हो गए। तब सरकार ने कहा कि रिक्रूटमेंट पे कोई जो है कमी नहीं आएगी, कोई स्टाफ कम नहीं होगा। लेकिन रिटायर्ड लोग हो रहे हैं, भर्तियाँ उस अनुपात में नहीं हो रही। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है फ्रॉड की? और बैंकों में जो क्राइसिस देख रहे हैं सर कि एक-एक व्यक्ति जो है वर्क का लोड बढ़ रहा, इसको लेकर क्या चल रहा है इन दिनों बैंकों में? को बिल्कुल है। बैंक आजकल कॉस्ट 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 कटिंग के चक्कर में लगे हैं। वो ठीक नहीं है। कारण क्या है कि आप एक आदमी के ऊपर उसको जो डिलीवर करना है, उसके लिए उसके पास समय तो दीजिए। ड्यू डिलिजेंस का, इम्प्लीमेंटेशन का समय तो दीजिए। आप टारगेट आते हैं बैंकों में, ये करना है, आप ये कर दीजिए, ऐसे थोड़ी होती है बैंकिंग। तो आप उसके लिए स्टाफ दीजिए, प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। और जो आप कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ बैंक कितने थे, आज 12 बचे हैं। 12 बैंक बनने के बाद कितनी ब्रांचेस बंद हुई, कितनी और अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट हो सकती थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हुई। अभी और हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी। और कितनी ब्रांचेस बंद होंगी। अब बैंकों को लगता है कि नहीं डिजिटलाइजेशन हो गया, लोग बैंक में नहीं आते। अरे बैंक में नहीं आते, लेकिन बैंक में बाकी काम भी है। आपको लोन देना है, उनका आपको फॉलो अप करना है। मतलब डिजिटलाइजेशन ठीक है। आप पहले एक समय था कि ग्राहक आता था, कस्टमर आता था काउंटर पे, आप उसको जानते थे। आज ग्राहक को तो कोई जानता ही नहीं, उसकी आईडी से उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन उसकी वर्थ क्या आपको पता ही नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत खतरनाक है। हमारे जैसे देश में जहाँ पर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ पर इस प्रकार के जो अटेम्प्ट हैं, इस प्रकार के प्रयोग हैं, वो गलत हैं। आप बड़े बड़े बैंक बनाना चाहते हो, अगर एक बड़ा सर बड़ा मैं बैंक, मेरा ये सवाल था, बड़े बैंक की आपने बात की, अब एक खबर आ रही है कि सरकार चाहती है कि 4 बड़े इंटरनेशनल बैंक्स ही केवल भारत में रह जाएँ, यानी 12 भी बैंक जो अभी हैं वो नहीं रह जाएँगे। अलग-अलग जो छोटे बैंक हैं उनको एक बड़े बैंक में मर्ज किया जाएगा। ये इतनी होड़ क्यों है कि हम दुनिया में बड़ा बैंक बनाएँ? हमारा मकसद आम लोगों को सर्विसेज़ देना है या बड़ा बैंक बनाना मकसद है? 2008 में बड़े बड़े बैंक ही डूबे थे ना। यानी गवर्नेंस अगर नहीं हुई तो ये बैंक भी डूब सकते हैं भाई। आपके पास इतनी बड़ी लीडरशिप है, इतनी काबिल लीडरशिप है कि इतने बड़े बैंक को जो है, अभी आप सरकार सोच रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया जाए और वहाँ से एमडी ईडी जो है आए। आपके पास वो लीडरशिप नहीं है इन बैंकों को चलाने। बड़े बैंकों को कैसे चलाएंगे आप? यानी फिर आप उनको दूसरे लोगों को सौंप देंगे। तो ये जो हिट एंड ट्रायल बैंकों में चल रहा है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बैंकों में नेटवर्क की ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट की जो सफिशिएंट रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। जिस स्ट्रेस में है ना, मैं कल ही एक लिस्ट बना रहा हूँ, अभी एक 31 दिसंबर से पहले एक वो जारी करूँगा, इस साल कितने लोगों ने सुसाइड किया है, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि वो सर मैं इस पे भी आने वाला था आपसे कि बैंक, अब हम देख रहे हैं देश के अलग-अलग कोने में बैंक स्टाफ पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा वर्क का, क्योंकि उनको केसीसी भी करना है, उनको लोन भी बेचने हैं, उनको इंश्योरेंस प्लान भी बेचना है और इतना वर्कलोड है। और अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में बैंक के स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा अब वो बेंचमार्क बन गया है, तो बैंक के स्टाफ इन दिनों सुसाइड कर रहे हैं। बैंकों में तमाम तरह की बातें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? एक बात तो, बैंक जो हैं वो सोशल सर्विस के लिए बने थे। कभी बैंक कमर्शियल नेशनलाइजेशन के बाद। हाँ, उसका पर्पज़ यही था। पहले भी प्राइवेट थे, इसलिए किया था कि लोगों तक उसकी सेवा। लेकिन आप इस तरह से कर दोगे तो कैसे होगा? इतना दबाव है एम्प्लॉइज़ के ऊपर कि वो झेल नहीं सकते। और कुछ, मैं सारे नहीं कह रहा, कुछ एग्जीक्यूटिव इस तरह से बिहेव करते हैं कि मतलब उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब है, उनकी फैमिली लाइफ ख़राब है, बैंकों में स्ट्रेस है। अरे भाई, सर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, गाली गलौज के भी वीडियो आते हैं आजकल। वो भी है। एक पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा का एक पूना के अंदर, उसने रीजनल ऑफिस के बाहर सुसाइड किया, चीफ मैनेजर। यानी आपसे को उसकी मानसिकता क्या होगी? और सबसे बड़ा दुखद है कि सरकार सोई हुई है। सरकार को उसके ऊपर एक कमेटी बनानी चाहिए, क्यों हो रहे हैं उसके पीछे। अगर आप वो जो
चोर है, मान लो जिसके कारण से हो रहा है मैनेजमेंट, उसी को कह दोगे कि इसके ऊपर आप देखो भी क्यों हो रहा है, तो कैसे पता लगेगा? आप एक थर्ड पार्टी एजेंसी बनाओ, वो देखे भी क्यों हो रहे हैं, वो लोगों से बात करे। ना यूनियन उसके ऊपर कुछ बोलती है, ना मैनेजमेंट, ना सरकार। मर रहा है तो बेचारा बैंक कर्मचारी, क्यों भाई? इसीलिए आप ये देखें, बैंकों में लोगों ने आना बंद कर दिया है। जितनी रिक्रूटमेंट होती है, अभी सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसका टाइम टेबल शेड्यूल चेंज किया। पहले क्या होता था कि स्टेट बैंक की अलग रिक्रूटमेंट होती है, नेशनलाइज बैंक की अलग होती है, ग्रामीण बैंकों की। तो कोई अगर ग्रामीण बैंक में हो गया तो वो छोड़ छाड़ के दूसरे बैंक में चला जाता, दूसरे बैंक से स्टेट बैंक हो गया होता, तो वो वैकेंसी हो खाली होगी। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव से बात हुई HR हेड से, उन्होंने कहा कि जितनी हम लेटर इशू करते हैं अपॉइंटमेंट, 40% लोग ज्वाइन करते हैं और बाद में उनमें से भी छोड़ जाते हैं। तो अभी उन्होंने एक टाइम टेबल चेंज किया है कि पहले स्टेट बैंक की भर्ती होगी, उसके बाद पब्लिक सेक्टर की होगी, उसके बाद रिजर्व रूरल बैंक की होगी, ताकि लोग स्विच ओवर ना करें। लेकिन इस दिशा में देखते हुए, इस प्रेशर को देखते हुए, लोग बैंक में आने के लिए तैयार नहीं है। ये वर्क कल्चर नहीं है भाई। आप पैसा प्रॉफिट कमा रहे हो ना, किसके बल पर? जो प्रॉफिट कमा के दे रहा है उनके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो, यानी कोई मानवता। HR डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन मानवता के नाम की कोई चीज़ नहीं है। किस लिए भाई? जो आदमी चला तो वही चला रहे हैं ना, चाहे सिस्टम को चला रहे हैं, कंप्यूटर को चला रहे हैं। और फिर ये जो आउटसोर्सिंग, अभी हर बैंक में ये जितने सॉफ्टवेयर है उसको भी आउटसोर्स कर रहे हैं। करोड़ों रुपए आप बाहर की कंपनियों को दे रहे हो, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए आपके पास नहीं है। आप उनको ट्रेनिंग नहीं अच्छी तरह से दे सकते, उनके लिए अच्छी सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों? अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो बैंकों में लोग आना छोड़ देंगे और सब ठेके वाले काम करेंगे और फिर बैंक लूटेंगे। आप देखो, जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई आपको आउटसोर्स किए वो एम्प्लॉय आपको दिख जाएगा। तो सर, आपने बैंक एम्प्लॉयज़ और बैंकों की बात की, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा पहलू कस्टमर है। और आपको ये याद होगा कि जब कोरोना के काल में, और आप लोगों ने तो इस बारे में कई बार बातें भी की कि जो इंश्योरेंस है, जो जो भी व्यक्ति अपना बैंक सेविंग अकाउंट में पैसे रखता है या FD कराता है, तो 1 लाख रुपए पहले इंश्योरेंस, भले उसके अकाउंट में ज़्यादा रकम हो, उसको 1 लाख मिलता था। सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। लेकिन कई लोग कैसे हैं जो फिक्स डिपॉजिट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रखते हैं, उनके खाते में भी पैसे रहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस केवल 5 लाख रुपए। ये कहाँ तक फिजिबल है? देखो, हमने इस बार भी FM को एक लेटर लिखा है कि भाई ये जो 5 लाख का है वो किसके लिए है? लोगों के करोड़ों रुपए पड़े हैं बैंक में भाई, उनको। और बहुत सारों का वो उसमें रखते ही नहीं है, वो दूसरी जगह लगा देते हैं, इसीलिए कि बैंक में सिक्योरिटी नहीं है। कल को बैंक डूब गया तो हमारे कैसे कई बैंक जो बंद भी हुए हैं। तो जब बैंक जो 5 लाख का इंश्योरेंस देते हैं, आपको गारंटी देते हैं, उसके लिए बैंक जो है वो कुछ प्रीमियम पे करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन को, 100 रुपये के बदले 0.12 पैसे। आप कस्टमर से भी ले लो, आप बताओ कितना आपको। आप हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हो, आप लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हो, एयर की बेच रहे हो, ट्रेन की, ट्रैवलिंग की, हर चीज़ की इंश्योरेंस है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस भी कर दो कस्टमर के लिए, वो भी सुखी हो जाएगा, पैसा वहीं रखेगा भाई। डिपॉजिट भी बढ़ जाएगा, लोगों को ये लगेगा मेरा पैसा सुरक्षित है। उसमें क्या दिक्कत क्या है? और लोग तैयार हैं, दे देंगे थोड़ा सा पैसा भाई। जो पैसा बैंक पे करते हैं उतना, उस हिसाब से प्रीमियम आप कस्टमर से ले लो। सर, ये तो डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर बात हुई, लेकिन अभी एक बैंकों में पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, और क्योंकि गोल्ड प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूँ सर, गोल्ड इन दिनों गोल्ड लोन लेने का चलन बहुत बढ़ गया, खासतौर से 2024 के बाद, जब गोल्ड के प्राइसेस देखिए ऑलमोस्ट डबल लगभग हो गए हैं सर। तो RBI ने हाल फिलहाल में चिंता जाहिर की गोल्ड लोन को लेकर, और उसको डर है कि अगर गोल्ड के रेट इस तरीके से बढ़ते रहे और अचानक क्रैश किया और लोगों ने लोन ले लिया तो वो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। ये पूरा माजरा क्या है? देखिए, आप देखो, जब लोग शेयर के अगेंस्ट लोन लेते हैं, शेयर मार्केट जैसी क्रैश होती है, वो सब पैसा जो है डूब जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वैसे ही गोल्ड, हालांकि उम्मीद नहीं है,
पर फिर भी एंटीसिपेट करके रिजर्व बैंक का कंसर्न है तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि भाई जो वैल्यू है 100% की जगह के ऊपर वो कम लोन अगर उसको दिया जाए सिक्योरिटी के अगेंस्ट तो वो अच्छा है, ताकि ग्राहक के लिए भी अच्छा रहेगा और बैंक के लिए भी अच्छा रहेगा। और जो लोन गोल्ड लोन ये सोच के लेते हैं कि हमारा गोल्ड बैंक में चला गया तो सुरक्षित है, वो ऐसा मत सोचें। अगर कोई अपने ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन ले रहा है तो वो उसकी पिक्चर्स खींच के अपने पास रखे, क्योंकि आए दिन बैंकों में जो ज्वेलरी है जिसके अगेंस्ट गोल्ड लोन लोग लेते हैं वो चोरी हो जाती है। अच्छा, ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं? बहुत सारी है, साउथ में बहुत हुआ है, हम्म। किलो के हिसाब से चोरियां हुई हैं। तो इसलिए वो भी एक जरूरी है कि आप ये मत सोचो कि बैंक में चला गया तो वो सिक्योर्ड होगा। भाई आप सोच समझ के, बैंकों को भी चाहिए, हमने बैंकों को भी वो उसके लिए आरबीआई को कहा है कि उसको किस तरह से रखना है। यानी अब कई बैंक ऐसे कागज के इन्वॉल्व में रख देते हैं, कई बैग में रख देते हैं। कोई एक ऐसा प्रॉपर डिवाइस बनना चाहिए जो लॉक हो और दोनों लोगों का, बैंक का और कस्टमर की उसमें लगे, ताकि उस पैसे जो ज्वेलरी है उसका कहीं थेफ्ट ना हो सके। तो सिक्योरिटी है ना, क्योंकि जब वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी तरफ भी बैंकों को, भाई लॉकर में आप सामान रखते हो तो 2 चाबियों से लॉकर ऑपरेट होता है। तो ऐसे ही आप एक बॉक्स बना दो डबल लॉक के साथ, कस्टमर के पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा। ना तो बैंक वाला कुछ गड़बड़ कर सकता है कि वो निकाल के कहीं आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख देगा, क्योंकि अब वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए आप भरोसा जो है किसी पे नहीं कर सकते। सर, एक और प्रश्न उठता है अनक्लेम्ड मनी को लेकर। बैंक के अभी सरकार एक कैंपेन भी चला रही है देश भर में कि जिनके परिवार के सदस्यों के अकाउंट खुले हुए हैं वो क्लेम करने आए। तो अनक्लेम्ड मनी का इतना बड़ा ये बढ़ता कैसे चला गया, और इसका क्या, जिस तरीके से सरकार कैंपेन चला रही है, लगता है कि लोग सामने आएंगे, उनके जो खाते खुले हुए, उनके पूर्वज अगर कोई खाते खुले उसमें पैसे पड़े हैं वो वापस मांगने के लिए? क्या है कि पहले बैंकों में जो अकाउंट खुलता था नॉमिनेशन वगैरह नहीं था, नॉमिनेशन बाद में शुरू हुआ। और उस समय बहुत सारे लोगों का ट्रेंड था कि हमारे फोर फादर्स हैं या ग्रैंड फादर हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे के नाम अकाउंट खोल दिया। अब वो तो चले गए, उसके फादर को भी पता नहीं कि बच्चे का नाम का एफडी है या कुछ है, प्रॉपर केवाईसी भी नहीं होता था, एड्रेस ईमेल ये तो उस समय था ही नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे जो है चीज़ें चली गई। अब उस तरह से कम से कम ठीक हो रहा है। उसके लिए सरकार कम से कम उसके लिए चिंतित है और कंपेन कर रही है कि पब्लिक का मनी पब्लिक के पास जाए, तो कोशिश कर रही है। और पब्लिक भी उद्गम पोर्टल के थ्रू जाकर अपना वेरीफाई कर सकते हैं, और जिसको लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है, वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे, किसी भी बैंक में अपना केवाईसी लेके जाएं और वहाँ जाके वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैंक आपको हेल्प करेगा कि भाई उस पोर्टल पर डालकर आपके रिलेटिव्स के बारे में या कुछ भी वो कोशिश करेगा। अगर वो मिल जाता है, कोई आइडेंटिफाई हो जाता है, तो अपने केवाईसी दे के अपने रिस्पेक्टिव बैंक में जाकर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आगे जो नॉमिनेशन वाला मसला भी है वो भी बहुत ज़रूरी है कि पहले सरकार ने बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल में ये अमेंडमेंट किया है कि पहले आप एक नॉमिनी रख सकते थे, अभी 4 का प्रावधान 1 नवंबर से लागू हुआ है। उसमें 2 ऑप्शन है कि वो या तो सक्सेसिव रखे या सबके लिए बराबर रखे। लेकिन लॉकर के लिए सक्सेसिव भी है कि 4 आप बना सकते हैं, लेकिन पहले को मिलेगा, वो नहीं है तो दूसरा नहीं। लेकिन डिपॉजिट के लिए आप चारों को अलग अलग फिक्स कर सकते हो। फिर भी लेकिन नॉमिनी जो है वो कोई उसका राइट नहीं है पैसे पर, वो सिर्फ केयर टेकर है। वो आपका ग्राहक का पैसा निकाल कर लेकर और जो उसके उत्तराधिकारी है उनको देने का काम उसका है। सर, कस्टमर सर्विसेज को लेकर जो हम शिकायतें सुनते हैं उसके मोर्चे पर क्योंकि बहुत देश भर में ऐसी शिकायतें आती हैं, आपने देखा होगा झड़प भी इन दिनों, कोई कस्टमर बैंक में पहुंचता है तो झड़प भी हो जाती है। तो इसका क्या, क्यों इन दिनों बढ़ता जा रहा? एक्चुअली क्या है कि अभी वैसे तो बैंकों में लोगों का जाना कम हो गया है, लेकिन बैंकों से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। वही कस्टमर, अभी आप देखो जब ये इंडिगो की इशू बना था तो वही पब्लिक थी। अगर इतना बवाल कहीं बैंक में बच जाए और एक दिन पैसा निकले तो बैंक को वालों का सिर फोड़ देंगे लोग। लेकिन ठीक है, लेकिन वो समस्या यही है कि बैंकों में स्टाफ की कमी है, प्रेशर बहुत है उनको। जो ये काम नहीं है कि कैश लेना देना चेक पास करना, ये नहीं, बहुत
सरकार के ही काम उनके पास बहुत ज्यादा है। सरकार के जो टारगेट्स है ना, आप अगर इतने अकाउंट नहीं खोलेंगे या ये जो KCC टारगेट नहीं है करेंगे ये, तो आप ब्रांच बंद नहीं कर सकते, मतलब आप शट डाउन नहीं कर सकते, आपको घर से भी बुला लेंगे कि ये पहले करो और फिर ब्रांच। मेरी जानकारी में संडे को भी लोग KCC करने के जाते हैं। तो ये जो है ना, जो इस तरह का जब तक प्रॉपर स्टाफिंग नहीं होगी, लेकिन मैं कस्टमर से भी कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। कभी कभी बैंक की मजबूरी भी समझनी चाहिए कि भाई आप बैंक में गए, वहाँ 2 या 3 ही स्टाफ है, तो वो क्या क्या करेगा। हाँ, अगर आपका कोई कंप्लेंट है, आप बैंक को कर सकते हैं, बैंक आपकी नहीं सुनता है, 30 दिन के बाद आप RBI के ओम्बड्समैन पोर्टल पे जा सकते हैं। तो वो अपने आप जो है, उसके लिए भी हमने एक सजेशन दिया हुआ है RBI को कि भाई जो ओम्बड्समैन जैसे इंटीग्रेटेड पोर्टल बना दिया आपने, वैसे बैंकों की कंप्लेंट के लिए भी एक इंटीग्रेटेड पोर्टल हो कि सारे बैंकों की कंप्लेंट सिर्फ एक जगह पर। अभी क्या करता है कस्टमर, आपकी कंप्लेंट है, आप बैंक के मैनेजर करोगे, मेल करोगे, MD को करोगे, रीजनल ऑफिस, 10 जगह कर दोगे, 10 जगह फॉलोअप होगा, मतलब 10 लोग चाहिए। तो एक इंटीग्रेटेड पोर्टल हो, आप उस पर जाके लॉगिन करो, कंप्लेंट कर दो, जिस बैंक की है वहाँ चली जाएगी और उस बैंक की उस ब्रांच में चली जाएगी। अगर वो 30 दिन में एड्रेस नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली RBI के पोर्टल, मतलब जब डिजिटल मामला है रेगुलेटर के लिए भी आसान हो जाएगा कि हर इंडिविजुअल बैंक को और आप सकें। देख सकते हो कि मेरी कंप्लेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं इस तरह के बारे में रिजर्व बैंक अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इससे करे तो मेरे को लगता है कि कस्टमर और बैंक दोनों का फायदा हो सकता है। तो कस्टमर बैंक का फ़ायदा हो सकता है। और सर एक आखिरी इस डिस्कशन को बाइंड अप करेंगे। इस साल हमने देखा कि 1.25% जो है रेपो रेट में कट हुआ, लेकिन अभी भी कई लोग शिकायत करते हैं कि जो रेट कट जिस तरीके से RBI ने किया, बैंक उसको पास ऑन नहीं कर रहे हैं। तो ये क्यों इस तरीके का देख रहा है? और ये शिकायतें आज की नहीं है, पिछले 1.5 दशक से हम लोग सुनते हैं कि बैंक इसको पास ऑन नहीं करते हैं। देखो क्या होता है कि रेपो रेट कम होने से जो इंटरेस्ट में कमी आती है, वो उन्हीं लोन के ऊपर होती है कि जो रेपो रेट लिंक्ड आपका लोन है, यानी उसके आधार पर वो कम होगा तो कम, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। अगर किसी के पास फिक्स हाउसिंग लोन ले रखा है उसने फिक्स इंटरेस्ट पे, उसको बैंक देता नहीं है। हाँ, बैंक चाहे तो उसको कुछ रिलीफ दे सकता है। तो इसलिए मेरा तो सभी ग्राहकों से ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप चेक कर लीजिए कि आपका फिक्स है या फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग है और नहीं दिया तो आप बैंक को पकड़ सकते हैं जाके, और पकड़ना चाहिए। और फिक्स है और आज दूसरा बैंक आपको सस्ता दे रहा है, तो आप अपना लोन भी टेक ओवर करवा सकते हो, फैसिलिटी है। तो ये तो ग्राहक को थोड़ा सा जागरूक होकर इफेक्टिवली वो करता है तो उसको उसका फायदा मिल सकता है। ग्राहक को भी देखते रहना चाहिए कि कौन जिस समय RBI नहीं, ने निर्णय लिया। हाँ बिल्कुल, अगर वो बैंक ने कम कर दिया और आपको नहीं मिला तो आपको बैंक को बोलना है कि भाई मेरा ये फ्लोटिंग है, मेरे को मिलना चाहिए। अगर फ्लोटिंग नहीं है, फिक्स है, तो आप सोचो कि भाई वहाँ ज़्यादा है तो दूसरे बैंक में। आज तो टेक ओवर की फैसिलिटी है ना, जैसे बिल्कुल। मोबाइल नंबर आप पोर्ट कर सकते हो, तो आप हाउसिंग लोन भी और कोई भी बैंक आपको देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि सारा कुछ सिक्योरिटी ये वो सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल। तो आज आपने अश्विनी राणा जी से सुना तमाम बैंकों से जुड़ी, जो आपसे जुड़ी हुई बातें हैं। पहले तो उन्होंने आपको आगाह किया कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट जैसी जो चीज़ें हैं, इससे आप किस प्रकार खुद को बचा सकते हैं। साथ ही साथ सरकार के लिए भी संदेश है कि बैंकों में भर्तियां बढ़ाएं। जिस तरीके से काम बैंकों का बढ़ रहा, उस तरीके से रिक्रूटमेंट बैंकों में नहीं हो रहा। कंसोलिडेशन, उन्होंने एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो जो वो बड़े बैंक थे वही कोलैप्स हुए थे। मकसद बड़ा बैंक बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बैंकिंग सर्विसेज किस तरीके से इफेक्टिवली कस्टमर्स तक पहुंचे और साफ सुथरा बैंकिंग हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। और किस तरीके से अगर आपने लोन लिया हुआ है, बैंक इंटरेस्ट रेट अगर RBI कट कर रही है, तो किस वजह से आपका इंटरेस्ट रेट नहीं घट रहा, इन तमाम बातों को आपको देखना चाहिए। तो आपके लिए जानकारियाँ थी और अश्विनी जी आज हमारे स्टूडियो आए, इन्होंने आपके लिए तमाम बातें बताई। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शकों को अवेयर किया आज। तो इसी तरीके की चर्चाएं हम आगे भी अश्विनी जी के साथ करेंगे बैंकिंग सेक्टर को लेकर। तो दर्शकों, अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।
और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी लिख सकते हैं। और अगर और कुछ इसी तरीके की जानकारियां आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पे लिखिए, हम आप तक लेकर आएंगे, विशेषज्ञों के साथ उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।